Hello everyone, welcome you all again to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and if you are liking my videos then hit the like button and don't forget to share my videos with your friends. Okay, so आज से मैं इम्यूनोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं ट्राई करूंगी कि इम्यूनोलॉजी को कंप्लीट करा दूँ. ठीक है, सो फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट विथ innate immunity which is the first topic of immunology. Okay, so innate immunity के साथ मैं एक और टॉपिक को पढ़ाऊंगी. innate immunity के अंदर ही जो आता है पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर. ठीक है, जिसमें टीएलआर पर मैं मेन फोकस करूंगी जिससे मेनली क्वेश्चन आता है. ओके, सो इनेट इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्स करती है. इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है एंड ऑल थिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्यूनोलॉजी को स्टार्ट करते हैं. तो इम्यूनोलॉजी मतलब हमने इम्यूनोलॉजी को पढ़ना क्यों स्टार्ट किया, कुछ तो रोल हुआ ही होगा ना, इसीलिए पढ़ना स्टार्ट किया. तो इम्यूनोलॉजी एक टाइप का इम्यूनोलॉजी का रोल होता है हमारे लिए जो कि एक्ट करता है डिफेंस सिस्टम की तरह. डिफेंस सिस्टम मींस जो जैसे हमारी बॉर्डर पे आर्मी होती है जो कि डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे लिए डिफेंस की तरह वर्क करती है, डिफेंस की तरह जॉब करती है, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट पैथोजन से, कोई भी टाइप का डिफरेंट एंटीजन हो उन सब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. डिफरेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है. ओके, डिफरेंट डिजीजेस जो होती है, ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज और सब भी ये इम्यूनिटी की वजह से ही हम इन सब डिजीज से कम प्रोन होते हैं. ओके, और जिनका इम्यूनिटी वीक होता है वो उस डिजीज से ज्यादा प्रोन होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इनेट इम्यूनिटी होता क्या है. तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारी प्रेजेंट होती है जब हम पैदा होते हैं ना, तभी से इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में अपने आप से प्रेजेंट होती है. अब जब ये अपने आप से पहले से ही प्रेजेंट है तो इसका मतलब है इट विल नॉट बी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन. ठीक है, सो इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड ऑल्सो जो इनेट इम्यूनिटी है दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. Why we are calling it first line of defense? Because it is the first thing जो हमारी बॉडी पर अगर किसी पैथोजन का अटैक होगा तो उससे हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करेगी. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड सो इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. सो डिफरेंट जो एक और इम्यूनिटी का टाइप होती है वो कौन सा होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो मैं आगे अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ाऊंगी लेक्चर में. ठीक है, सो आज हम मेनली इनेट इम्यूनिटी पर डिस्कस करेंगे. सो ये बर्थ से प्रेजेंट होती है. ठीक है, देखो ये बहुत इजी है कि बर्थ से प्रेजेंट होती है, बट इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं. ओके, बिफोर ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन और नॉन स्पेसिफिक सो एक्ट्स अगेंस्ट ऑल पैथोजन. जैसे क्या होता है कि जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी थी वो स्पेसिफिक होती है एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के लिए, सो इट विल नॉट एक्ट, दैट विल नॉट एक्ट अगेंस्ट ऑल द पैथोजन. बट meanwhile this innate immunity is non-specific so will act against all pathogen. It is beneficial for us that it is common for all the pathogen and we are getting defense from all the pathogen by our innate immunity. Yeah, so this is non-specific and next is early defense against pathogen. अब पैथोजन ने जैसे ही अटैक किया हमारी बॉडी पे, इनेट इम्यूनिटी एकदम से एक्टिव हो जाता है एंड सो इसको हम अर्ली डिफेंस बोल रहे हैं कि एकदम से जैसे पैथोजन अटैक किया तब की तभी ये एक्टिव हो जाएगा. ओके, इनेट इम्यूनिटी जो है. एंड इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि मेमोरी नहीं रहती, नो मेमोरी, सो डिपेंड ऑन अर्लियर, नो डिपेंड ऑन अर्लियर रिस्पॉन्स. अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है हमारी मेमोरी सेल बनती है जिसकी वजह से जो लास्ट टाइम का इन्फेक्शन हुआ था उसको याद करके हमारी बॉडी जल्दी से एकदम से उस पैथोजन के एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है. बट इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं फॉर्म होती, नो मेमोरी. ठीक है, कोई भी मेमोरी नहीं बनती, इसलिए अर्लियर रिस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं करता. ओके, अब हम आगे देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी के बारे में तो पढ़ लिया कि ये होती क्या है, इसके मेन पॉइंट की ये स्पेसिफिक नहीं होती है
लेकिन एकदम से रिस्पॉन्स आता है इन्नेट इम्यूनिटी से। अडेप्टिव इम्यूनिटी में ऑल द टाइम लगता है, बट इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, नो लैग ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, सो अब इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन से टाइप के बैरियर होते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, तो वो सब हम देखते हैं, ठीक है। Okay, so innate immunity comprise four types of defensive barriers. These are anatomic, जिसको हम फिजिकल भी बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिक, फैगोसिटिक एंड इन्फ्लामेटरी। ये चार टाइप के होते हैं। तो ध्यान से देखना, ये सारा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसमें जो मेन है वो बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ने का जरूरत है आपको। देखो, जो ये एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकल बैरियर है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यूनिटी के में से इनको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब अनाटमिक बैरियर, ये याद रखना है आपको कि कौन से बैरियर के अंदर क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले अनाटमिक बैरियर के अंदर हमारा आता है स्किन, क्योंकि कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले हमारी स्किन के थ्रू अटैक करके उसके अंदर जाने का ट्राई करेगा ना। तो सबसे पहला जो हमारा डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करेगा वो करेगा स्किन, इसलिए हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बोल रहे हैं। चलो, अब वो स्किन से या फिर लगा लो वो हमारे माउथ के थ्रू गया अंदर, तो अब जैसे ही वो ट्रैकिया में जाना स्टार्ट करेगा तो अपर पार्ट में ही म्यूकस प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ही कफ के वाया वो बाहर एक्सहेल कर दिया जाएगा, ठीक है, थ्रो आउट कर दिया जाएगा। तो ये भी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ रहा है म्यूकस, क्योंकि म्यूकस ट्रैप कर लेगा फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और सीलिया उसको प्रोपेल कर देगा आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारे अपर ट्रेकिया वाले पार्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब हमारा डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमिक बैरियर्स में कौन कौन से आते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल में हमारा जाता है टेम्परेचर, जैसे जो हमारा फीवर होता है, दैट रिस्पॉन्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सम पैथोजन, क्योंकि फीवर के टाइम टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एंड दैट विल नॉट बी सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सम पैथोजन। ओके, क्योंकि उनको इतना हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए वो ग्रोथ को रोक देता है टेम्परेचर। लो पीएच, अब जैसे स्टमक में एसिडिटी होता है, लो पीएच होता है, तो that will also kill the microbes। केमिकल मीडिएटर्स में डिफरेंट टाइप का आ जाता है, लाइसोजाइम जो कि हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है, इंटरफेरोन जो कि एंटीवायरल इंड्यूस करता है। इंटरफेरोन का क्वेश्चन भी बहुत आता है कि ये किसके अगेंस्ट एक्ट करता है, तो ये एंटीवायरस इंड्यूस कर देता है, एंटीवायरल स्टेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम ये पढ़ेंगे बाद में अच्छे से, जो कि फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करता है। ओके, देन हमारा आ जाता है टीएलआर। ओके, देन कलेक्टिन्स, ये भी हमारे पैथोजन के सेल वॉल को डिसरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पैथोजन की डेथ हो जाएगी। ओके, सो ये हमारी बात होगी फिजियोलॉजिकल बैरियर। देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फैगोसाइटिक और एंडोसिटिक बैरियर्स। ओके, अब हम पहले ये देखते हैं कि फैगोसाइटिक होता क्या है। फैगोसाइटिक होता है, फैगोसाइटिक मतलब किसी भी माइक्रोब्स को, फॉरेन पार्टिकल को अपटेक कर लेना एक वेसिकल के अंदर और उसको इंगल्फ कर लेना, उसको वो प्रोसेस से कहलाती है फैगोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल का अपटेक कर लेना, उसको एंट्रैप कर लेना एक वेसिकल के अंदर। ओके, क्या लिखा है, वेरियस सेल इंटरनलाइज, एंडोसाइटोज मतलब इंटरनलाइज कर लेता है सेल्स, बहुत सारी सेल्स के पास ये कैपेसिटी होती है, एंड ब्रेक डाउन कर देती है फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स को, ठीक है। अब जो इंटरनलाइज करती है वो डिफरेंट सेल होती है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाजेस। दीज सेल्स कैन इंटरनलाइज एंड कैन परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, ठीक है, और डाइजेस्ट कर लेगी होल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। Eosinophil भी होती है, that also shows some sort of phagocytosis. Then finally is inflammatory barrier. Inflammatory barrier मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्फ्लामेशन को कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस करूंगी, ठीक है। टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन इंड्यूस लीकेज ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड कंटेनिंग सीरम प्रोटीन विद एंटीबैक्टीरियल। अब हमारा कोई भी टिश्यू था, इसका डैमेज कर दिया किसी भी पैथोजन ने, ठीक है, तो वहां पे लीकेज हो जाएगी वेस्कुलर फ्लूइड की, तो उसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंड्यूस हो जाएगी,
और फैगोसिटिक सेल जो हमारी है मेनली न्यूट्रोफिल सेल जो होती है उनका इन्फ्लक्स होगा उस एरिया में जहां पे भी पैथोजन ने अटैक किया और टिश्यू डैमेज हुआ। ओके, उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट इनेट इम्यूनिटी का जो डिफेंसिव बैरियर होते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, इतना अगर पता होगा तो भी अगर इन्नेट इम्यूनिटी से जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक ऑलमोस्ट इन सब से। वैसे हमारे पास और डिफरेंट काइंड के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसमें इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। लाइक हमारा होता है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या करता है, ये बाइंड कर सकता है और सिक्विस्टर कर सकता है मेटल आयन को। ठीक है, और ये मेटल आयन की कहाँ जरूरत होती है, किसी पैथोजन को अपनी एक्टिविटी के लिए, अपनी लाइफ के लिए उन आयंस की जरूरत होती है, और लैक्टोफेरिन उनको सिक्विस्टर कर लेते हैं जिससे बैक्टीरिया की या फिर जो भी पैथोजन है उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, लैक्टोफेरिन, फेरिन मतलब मेनली आयरन ही आ गया, और आयरन की तो हर किसी ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है। यू नो वेरी वेल कि ये हमारा हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट होता है, कैरियर जो होता है आयरन। ठीक है, लैक्टोफेरिन इसलिए सिक्विस्टर कर लेता है आयंस को, इस तरीके से ये डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है इनेट इम्यूनिटी में। एंड अदर क्या आता है, हमारा आता है डिफेंसिन्स। ठीक है, डिफेंसिन्स क्या रोल प्ले करता है, ये डिफेंसिन्स होते हैं सिस्टीन रिच कैटाइनिक पेप्टाइड। ठीक है, और ये फैगोसाइटोज्ड करने में, माइक्रोब्स का फैगोसाइटोज्ड करने में रोल प्ले करते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिफेंसिन। डिफेंसिन मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिफेंस में हेल्प कर रहा है, और कैसे कर रहा है, फैगोसाइटोसिस करके ही मेनली ये हेल्प कर रहा है डिफेंसिन। ठीक है, इनके बारे में भी याद रखना, अगर कभी भी बाई चांस पूछ लिया जाए कि ये इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी में। सो दीज आर इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी। ओके, सो लेट्स गेट ओके। अभी हम बात करेंगे, ये हमारा अभी तक बात हो गया इनेट इम्यूनिटी का। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में कुछ भी ज्यादा नहीं है पढ़ने को इतना। अब हम आगे बात करते हैं कुछ हमारी बॉडी में सेल से एसोसिएटेड पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, जो कि रिसेप्टर होते तो ये सेंसर की तरह हेल्प करते हैं किसी भी पैथोजन को। स्पेसिफिक होते हैं ये भी, मतलब ऐसे हम इसमें स्पेसिफिक नहीं बोल रहे कि किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक्ट करेंगे, नहीं। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी कि डिफरेंट टीएलआर हमारे होते हैं, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एक्ट करते हैं। कोई एंडोजोम में प्रेजेंट होते हैं, कोई एलपीएस के लिए एक्ट करता है, कोई वायरस के लिए, कोई बैक्टीरिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टीएलआर प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट लाइगेंड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। बट दीज कम अंडर इनेट इम्यूनिटी। तो पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर क्या है, ये हमारे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इनेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कैसे कर रहे हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर भी पाए जाते हैं, सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। अंदर कहाँ पाए जा सकते हैं, एंडोजोम में, लाइसोजोम में, या फिर साइटोसोल में। इनका पोजीशन याद रखना। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि टीएलआर आर प्रेजेंट ऑन द पोजीशन, लाइक कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, या फिर ओनली आउटसाइड, ओनली इनसाइड, एंडोजोम में, लाइसोजोम, साइटोसोल, ऐसे डिफरेंट ऑप्शन बना के दे देगा और इसकी पोजीशन पूछ लेगा कि पीआरआर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं सेल में। ठीक है, सो दिस कैन प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड आल्सो, एंडोजोम और लाइसोजोम पे। ठीक है, एंड ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, टीएलआर। ठीक है, और भी डिफरेंट रिसेप्टर मैं पढ़ाऊंगी अभी। ठीक है, देखते रहना वीडियो कंप्लीट लास्ट तक। ओके, पीआरआर जो हमारे होते हैं पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि रिसेप्टर है। रिसेप्टर है मतलब इनको कोई, ये किसी लाइगेंड से बाइंड कर रहे होंगे मेम्ब्रेन पर, किसी भी ऑर्गेनली की, या फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन पर कहीं भी प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन में। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इनके बारे में कि ये टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। मेनली जो वैसे हम ये टीएलआर के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे पास सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, डिफरेंट टाइप के
ट्रांसमेम्ब्रेन पे जैसे टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है, टाइप 4, ऐसे डिफरेंट टाइप के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पाए जाते हैं। इनको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। तो जो हमारा टीएलआर है मेनली टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के अंडर कैटेगराइज है। और आगे हम देखते हैं कि पीआरआर क्या है, जो पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर है तो एक स्पेसिफिक टाइप के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे जो इनके लिए लाइगैंड की तरह एक्ट करेगा। ये लगा लो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट था, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप के लाइगैंड को रिकॉग्नाइज करेगा। और कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? उसके मोलिकुलर पैटर्न से। जो उसके मोलिक्यूल का पैटर्न होगा ना, उसको स्पेसिफाई करके उसको रिकॉग्नाइज करेगा पीआरआर। ठीक है, तो ये किस किस को रिकॉग्नाइज करता है? पैम्प को, पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न, और डैम्प, डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। जो पैम्प है वो इन सब के पे प्रेजेंट होते हैं हमारा पैथोजन पे, और जो डैम्प है वो डैमेज सेल और टिश्यू पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी पीआरआर इनसे बाइंड हो जाएगा तो उसकी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जो ये हमारे हम पैटर्न की बात कर रहे हैं कि पीआरआर रिकॉग्नाइज कर सकता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न को, तो ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न किस किस के हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुका है। ओके, तो इनको याद रखना कि ये पैटर्न किस किस के हो सकते हैं जो पीआरआर रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके, सो दीज पैटर्न सच एज डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन वायरस, पिलिन, फ्लैजेलिन जो कि हमारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, अनमिथाइलेटेड सीपीजी डीएनए सीक्वेंसेस। उन ऑप्शन में डिफरेंट टाइप का दिया हुआ था और उसमें एक ये ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि ये भी एक्ट करता है एक पैम्प की तरह। ठीक है ना, तो अनमिथाइलेटेड सीपीजी डीएनए सीक्वेंस जो होता है बैक्टीरियल जीनोम में प्रेजेंट होता है, मेनली वहां पे बहुत ज्यादा इसका अमाउंट होता है, तो ये भी एक पैम्प की तरह एक्ट करता है। और लिपोटिकोइक एसिड जो कि हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, एलपीएस लिपोपोलीसैकेराइड ये प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में। ये सब पैम्प की तरह एक्ट करते हैं जो पीआरआर से बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारी सेल इनको पैथोजन की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, इनके लिए पैथोजन हमारी सेल के लिए पैथोजन होगा जिनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ओके, सो अभी मैंने बात किया था स्कैवेंजर रिसेप्टर और टोल लाइक रिसेप्टर। तो अभी हम देखते हैं कि पैथोजन स्कैवेंजर रिसेप्टर में क्या आते हैं और हमारा टीएलआर में क्या आते हैं। स्कैवेंजर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेनली ऑन मैक्रोफाजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स तो मैक्रोफाजेस और डेंड्रिटिक सेल पे प्रेजेंट होते हैं एंड आर इन्वॉल्व, क्योंकि मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है। तो जो इन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्कैवेंजर रिसेप्टर बोलते हैं। ओके, एंड आर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मेनली क्या होता है, जो हमारी मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल है ना, वो फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती है कि पूरे के पूरे पैथोजन को इनगल्फ कर सकती है। और वो कैसे करेगी? जो इनके पास रिसेप्टर है, इनके सरफेस पर रिसेप्टर होगा या फिर कहीं भी अंदर ऑर्गेनली पे भी रिसेप्टर होगा, ये एक स्पेसिफिक मोलिकुलर पैटर्न के एस्पेक्ट में पैथोजन से बाइंड कर जाएगा और उसको इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो इस पे जो प्रेजेंट है इन दोनों मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल पे, उनको हम स्कैवेंजर रिसेप्टर बोल रहे हैं। अब एक और हमारा आ जाता है टोल लाइक रिसेप्टर। तो देखो, टोल लाइक रिसेप्टर का डिस्कवरी कैसे हुआ था? मेनली टोल लाइक रिसेप्टर जो है वो ड्रोसोफिला में डोर्सो वेंट्रल पोलैरिटी के स्टेब्लिशमेंट में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले वो वहां पे पाया गया था जो टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं मेनली ड्रोसोफिला में डोर्सो वेंट्रल पोलैरिटी में। ओके, और ये अभी जैसे मैंने बताया कि ये टाइप 1 इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं, टीएलआर जो होते हैं। ओके,
सो ये दीज आर इम्पोर्टेंट इन रिकॉग्नाइजिंग मैनी माइक्रोबियल पैटर्न। बहुत सारे डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स के जो पैटर्न होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है टीएलआर। मैं पूरा लिस्ट अभी दिखाऊंगी कि इससे कितना भर भर के डिफरेंट टाइप के पैथोजन के मोलिकुलर पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और फिर ये आगे रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। टीएलआर ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करती है एंड जनरेट करती है डिफेंसिव रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन होगा कि जो भी पैथोजन है हमारा वो क्या है, फिर उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ओके, सो टीएलआर जो है ये इनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूसिन रिच रिपीट। ठीक है, ल्यूसिन रिच रिपीट। टीएलआर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी होती है क्योंकि अभी मैंने बताया कि टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, तो मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी होगी, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन भी होगी और इंट्रासेलुलर भी होगी। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगी। ठीक है, और फिर वो कुछ चेंज कर देगी रिसेप्टर में इस तरीके से कि अंदर की तरफ रिस्पॉन्स चला जाएगा और सिग्नलिंग जनरेट हो जाएगी और डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग रन करेगी। ओके, उसको हम देखेंगे बाद में, पहले ये देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है वो ल्यूसिन रिच रिपीट कंटेन करता है टीएलआर का, एंड टोल और IL-1 रिसेप्टर डोमेन इनिशिएट्स डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। ल्यूसिन रिच रिपीट तो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे हो गया। अब जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग इनिशिएट किया जाता है वो किया जाता है टीआईआर से। टीआईआर डोमेन प्रेजेंट होती है इनमें, ओके, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड रन होगा। TLR signaling also result in recruitment and activation of macrophages, NK cell और dendritic cell। ये तो मैंने लास्ट में ही बताया कि वो स्कैवेंजर रिसेप्टर के लिए था, बट TLR सिग्नलिंग जो है वो भी एक्टिवेट और रिक्रूट कर सकती है डिफरेंट सेल्स को, मैक्रोफाजेस को, NK सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, अब ये अपना रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करते हैं TLR? तो सबसे पहले जब रिसेप्टर के साथ टीएलआर के साथ पैथोजन बाइंड हुआ तो सिग्नल जनरेट होगा जो कि ट्रांसड्यूस किया जाएगा टीएलआर के थ्रू। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेशन करा देगा। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाऊंगी, अभी यहाँ पे ब्रॉड व्यू में समझा रही हूँ, वो देखना। सिग्नल जो जनरेट होगा टीएलआर के थ्रू वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करा देगा, उससे इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होंगे। ओके, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करा रहा है ना, वो हो सकता है कि ऐसे कुछ साइटोकाइन का या फिर ऐसे कुछ मोलिक्यूल को जनरेट कर रहा हो जिससे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जब जनरेट होगा तो वो साइटोकाइंस के सिक्रीशन को प्रमोट कर देगा। अब साइटोकाइंस का तो फंक्शन सबको पता ही होता है कि डिफरेंट काइंड की सारी सेल्स को एक्टिवेट कर देना, वो सब आके फिर माइक्रोब्स को पकड़ेगी और खा जाएगी। ठीक है, देन ये क्या करेंगे, दिस ब्रिंग मैक्रोफाज एंड न्यूट्रोफिल टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अभी बताया ना मैंने कि साइटोकाइन का काम क्या होता है, डिफरेंट सेल्स को, इनेट सेल्स को एक्टिवेट कर देना जो कि इन्फ्लेमेशन की साइट पे आएगी और फिर उनको फैगोसिटाइज कर देगी। इस तरीके से टीएलआर वर्क करते हैं। अब इसका हम आगे सिग्नलिंग देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला स्टेप है, ये डिटेल में कैसे होता है। ओके, यहाँ पर तो हमने उसके आगे का पार्ट देखा कि जैसे सिग्नलिंग हुआ, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो गया, उससे इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और साइटोकाइन को के रेट को, जो साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहे थे वो प्रमोट कर दिया उसके सिक्रेशन को, जिससे मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल सेल इन्फ्लेमेशन की साइट पे आ जाएगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट टीएलआर। अब देखते हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि टीएलआर हमारे पास डिफरेंट काइंड के होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के लिगैंड के लिए होते हैं मेनली। अब इसमें आपको सारा याद करने का जरूरत नहीं है, जो जो मैं बताऊंगी उनको याद कर लेना। और ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इवन एनआईआई में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीएसआईआर में भी आते हैं, और ठीक है, सीएसआईआर में भी आते हैं, एनआईआई में भी आते हैं, और भी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड अगर गेट में भी आ सकते हैं, जूलॉजी के जूलॉजी का जो पार्ट होता है उसमें, तो इसको याद कर लेना अच्छे से।
ठीक है। और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट देंगे और बोल देंगे लाइक टीएलआर जो होता है वो एलपीएस के लिए होता है या फिर ट्रायल असाइल लिपोपेप्टाइड, कोई भी ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, इस तरीके से। तो इस टेबल को याद कर लेना। अब TLR1, ये माइक्रोब्स का याद करने का जरूरत नहीं है, TLR एंड उनके लाइगेंड। TLR1 तो एक के लिए दे रखा है, ट्राई एसाइल लिपोपेप्टाइड, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। TLR2 किसके लिए होता है, ये मेनली आप, ये वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन ये आप याद कर लेना, पेप्टिडोग्लाइकन के लिए मेनली होता है। किसके लिए, पेप्टिडोग्लाइकन के लिए। और जो TLR1 और 2 है ना, वो डाइमर भी फॉर्म करते हैं, ठीक है, TLR1 और 2। लाइक ये यहाँ पे दिया भी हुआ है, TLR1 2 डाइमर, ठीक है। 2 जो है वो मेनली डाइमर ही फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 6 के साथ भी कर रहा है और 1 के साथ भी कर रहा है। देन TLR3, दिस इज स्पेसिफिक फॉर डबल स्टैंडर्ड RNA। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, माइक्रोब्स में, वायरसेस में, ठीक है। ये TLR3 एंड देन वायरसेस में TLR7, 8। Okay, so these are for viruses 3, 7, 8। तो इनको याद रखना, 3, 7, 8 वायरसेस के लिए है, जिसमें 3 जो है वो डबल स्टैंडर्ड के लिए है, बट 7 और 8 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए। तो इस तरीके से याद हो जाएंगे। मेनली वायरसेस के ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। लास्ट ईयर भी जो एनआईए का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज TLR4, दैट इज स्पेसिफिक फॉर LPS। जो मैं मार्क कर रही हूँ उनको याद कर लेना, सारे लाइगेंड याद करने का जरूरत नहीं है। TLR4 इज फॉर LPS। और TLR4 का एक और स्पेसिफिक क्या होता है कि ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी और एंडोसोम में भी। सो ये बोथ इनसाइड और आउटसाइड पैथोजन के लिए एक्ट करता है, ओके। जैसे देखो, वायरस इनसाइड हो गया, बैक्टीरिया और फंजाई इनसाइड हो गया। तो दोनों के है ना, नॉर्मली हमारे पास या तो बैक्टीरिया फंजाई का होता है या फिर वायरस का अलग से ही होता है, बट ये दोनों माइक्रोब्स के लिए एक्टिव होता है, मतलब किसी से भी बाइंड कर सकता है TLR4। तो ये इसका मेन प्रॉपर्टी है, या फिर बोलो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका मेन, TLR4 का। TLR5 is for flagellin and TLR6 diacyl lipopeptide। ये दोनों तो मैंने बता ही दिया कि 7 और 8 दोनों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए, 3 डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए। देन 9 हमारा होता है CpG अनमिथाइलेटेड डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। तो जितना मार्क किया है इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीआरआर। पीआरआर की डिफरेंट क्लासेस जो होती है, मतलब अभी तक मैंने सिर्फ एक टीएलआर के बारे में पढ़ाया था, इनके बारे में भी ये डिफरेंट जो दिए हुए हैं इनके बारे में भी एक एक लाइन है, इनको याद कर लेना, ओके। हो सकता है क्वेश्चन इनमें से भी आ जाए, आई थिंक अभी तक वैसे आया नहीं है, बट ज्यादा नहीं लिखा इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है कि जो इनके लिए स्पेसिफिक होता है उनके बारे में पढ़ लोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर होता है CLR that can binds to fungal और bacterial cell wall component, okay। then अलग नेक्स्ट आता है NLR node like receptor that is also cytosolic PRR। it can activate by intracellular PAMP और DAMP, जिसमें हमारे आते हैं सेल वॉल के फ्रेगमेंट, ओके। and then next ALR AIM2 like receptor, this activates by binding of long double standard DNA from cytosolic bacteria and virus। ये बैक्टीरिया से भी और वायरस से भी एक्टिवेट किया जाता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड DNA, ओके। then next is RLR RIG1 like receptor, this is also a type of cytosolic PRR। तो एक ये हमारे पास cytosolic हो गया, ये भी cytosolic PRR। this can bind to cytosolic viral double standard DNA such as RNA helicase। sorry, this can bind to RNA helicase also, ठीक है। cytosolic viral double standard DNA and RNA helicase। so this was about different classes of PRR। इनको ज्यादा
पढ़ने का जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा माइंड में रखना कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के अलग अलग रिसेप्टर भी होते हैं और ये किस टाइप के लाइगेंड से बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन टीएलआर का सिग्नलिंग कैसे होता है, जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा था ना, ये वाला पॉइंट, तो इसको मैं अभी डिस्कस करूंगी कि सिग्नलिंग कैसे होता है। अब सिग्नलिंग का एक सीधा सा फंडा क्या होता है कि हमारे पास रिसेप्टर था, सेल में प्रेजेंट था ये रिसेप्टर जिसको हम टीएलआर बोल रहे हैं। अब ये बाइंड करेगा पैम्प से या फिर किसी भी स्पेसिफिक अपने लाइगेंड से बाइंड करेगा, ये लगा लो। जैसे ही वो लाइगेंड से बाइंड करेगा, और लाइगेंड से कौन बाइंड करेगा, क्योंकि टीएलआर का बाहर वाला रीजन एलआरआर है, ल्यूसीन रिच रिपीट है, तो ये वाला पार्ट लाइगेंड से बाइंड करेगा। जैसे ही ये लाइगेंड से बाइंड करेगा ना, तो टीएलआर का डाइमराइजेशन हो जाएगा, एक और टीएलआर आ जाएगा और ये डाइमराइज कर जाएगा, ठीक है। देन डाइमराइजेशन हो जाएगा इसका। जैसे ही डाइमराइजेशन हुआ, अब ये रिक्रूट करेगा, अब सारा काम होगा अंदर। अब ये रिक्रूट करेगा अडेप्टर प्रोटीन को, और हमारे पास दो अडेप्टर प्रोटीन है, MYD88 एंड TRIF, ठीक है। ये अडेप्टर प्रोटीन रिक्रूट हो जाएंगे और ये एक्टिवेट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। यहाँ पे दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैंने लिखे हैं, NF कपा बी एंड IRF, ठीक है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा। और जैसे आगे बताया था, जैसे जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये दोनों स्टेप होंगे और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अब इसमें जो मैंने अडेप्टर प्रोटीन लिखे हैं उनके बारे में एक एक पॉइंट लिखा है कि MYD88 जो अडेप्टर प्रोटीन है वो मोस्टली सबके लिए यूज किया जाता है, लेकिन TRIF जो है वो यूज किया जाता है TLR3 एंड TLR4, बट जब वो एंडोसोम में लोकेलाइज हो, ठीक है। So this was about signaling. So for today this much only. Thank you so much for watching my video so calmly and patiently. Thank you guys, and if you are new to my channel then please subscribe my channel Let's Do Biology, and you can also join with me on Telegram. I will provide you the link of my Telegram group in description box. Okay, so thank you again.